हेलो फ्रेंड्स, तो कल तक हम लोगों ने देखा था फीचर एक्ट ऑफ इंडिया 1909। आज हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इस एक्ट को हम डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू भी जानते हैं, मतलब इसमें डायरेक्ट इलेक्शंस आए थे। हमारे इनडायरेक्ट इलेक्शन पिछले वीडियो में था, इसमें डायरेक्ट इलेक्शन आए थे। और ये डायरेक्ट इलेक्शन ये फीचर एक्ट का एक हिस्सा था। इसे हम मोंटागू चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। मोंटागू जो थे हमारे उस समय के सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया थे, और चेल्मसफोर्ड जो थे वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। इसमें क्या हुआ था, सेपरेटेड सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स दे कैन मेक सेपरेट लॉस। मतलब इसमें के जो सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे वो अपने लॉस अलग अलग बना सकते थे। दूसरा क्या था, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट। मतलब प्रोविंशियल सब्जेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। एक था इसमें से ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और एक था रिजर्व सब्जेक्ट। ट्रांसफर था बाय द गवर्नमेंट विथ एड ऑफ मिनिस्ट्रीज, और जो रिजर्व सब्जेक्ट था वो था बाय द गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। दिस डुअल स्कीम इज कॉल्ड डायरकी। ये जो डुअल स्कीम हुआ, मतलब ये जो डिवाइड हुआ दोनों, इसे हम डायरकी कहते हैं, मतलब कि डबल रूल। ये अनसक्सेसफुल रहा बाद में, इसको बाद में देखेंगे। मतलब ये अभी के लिए इसे डबल रूल कहा गया। फिर आता है डायरेक्ट इलेक्शंस एंड बायकैमरलिज्म। मतलब डायरेक्ट इलेक्शन यहाँ से शुरू हो गया। लोकसभा, राज्यसभा, जो बायकैमरलिज्म का मतलब होता है हमारा, जो आज के समय में लोकसभा, राज्यसभा और जो स्टेट्स में होते हैं विधानसभा, विधान परिषद, इन्हें कहते हैं। और इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल रिप्लेस्ड बाय बायकैमर्शियल लेजिस्लेटिव। मतलब जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसे बायकैमरल लेजिस्लेचर से रिप्लेस कर दिया गया। मतलब कि इसमें अपर हाउस जो था वो काउंसिल ऑफ स्टेट बना, और लोअर हाउस जो था वो बना लेजिस्लेटिव असेंबली। बट द एलिजिबिलिटी टू वोट इज डिपेंडिंग अपॉन एजुकेशन एंड अ पर्सन इज बीइंग अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टैक्स। मतलब इसमें भी जो हुआ, जो यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शंस खुल गए थे इंडिया में, लेकिन यहाँ भी कुछ कंडीशंस रखे गए थे कि एक जो हैसियत वाले लोग हैं वही वोट दे सकते हैं, गरीब लोग वोट नहीं दे सकते हैं। मतलब जो जितना टैक्स पे कर रहा है वो वोट दे सकता है, या तो कौन बड़ा कितना बड़ा बिजनेसमैन है वो वोट दे सकता है, गरीब लोग वोट नहीं दे सकते थे इसमें। अब इसमें रिक्वायर्ड 3 of 6 members ऑफ वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल अदर देन कमांडर इन चीफ वर टू बी इंडियंस। मतलब इसमें से जो 6 मेंबर्स अपॉइंट करने थे वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, उसमें से 3 अब इंडियन होने चाहिए। एक्सटेंडेड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन एज सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर सिख, इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियन। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन पिछले में हुआ था मुस्लिम्स और हिंदूज में, अब सिख, इंडियन, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस में भी इसे फैला दिया गया था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को। क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन। इसमें जो एक नया ऑफिस बना हाई कमिश्नर का, जो कि इंडिया को उस समय ऑपरेट कर रहा था, वो बना लंदन में। इसका 8वां पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ली कमीशन। ली कमीशन का फॉर्मेशन हुआ था 1926 में। ली कमीशन क्या था, पब्लिक सर्विस कमीशन का ये एग्ज़ाम भी अब करवा सकते हैं इंडिया में। जैसे पीसीएस, स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स होते हैं, यूपीपीएससी, बीपीएससी, यूकेपीएससी, इस टाइप के एग्ज़ाम्स भी हो सकते थे। पिछले एक्ट में हम पढ़े थे कि वो सेंट्रल सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम करा सकते थे, लेकिन अब स्टेट भी करा सकते हैं अपना पर्टिकुलर सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम। सेपरेटेड प्रोविंशियल बजट फ्रॉम सेंट्रल बजट। इसमें जो प्रोविंशियल बजट था उसे अलग कर दिया गया सेंट्रल बजट से। मतलब अब दोनों दो तरह के होंगे, दोनों अलग अलग होंगे। इट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी कमीशन टू इंक्वायर इनटू एंड रिपोर्ट ऑन द वर्किंग आफ्टर 10 ईयर। इसमें लास्ट में ये कहा गया कि इसमें बहुत सारे फैसले लिए गए। अब इसको मॉनिटर कैसे किया जाए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के लास्ट पॉइंट में एक कमीशन बैठाया गया, जो कि 10 साल के बाद इसका रिपोर्ट सबमिट करेगा कि 10 साल के अंदर ये सारे पॉइंट्स इंडिया में लागू हुए हैं कि नहीं। फिर 10 साल के बाद आता है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन नवंबर 1927 में ही आ गया था। मतलब जो वो रिपोर्ट बनाना 2 साल पहले ही बन गया था। शेड्यूल के हिसाब से वो 1929 में बनना चाहिए था, लेकिन वो 1927 में ही बन गया। इसमें 7 मेंबर्स का स्टैट्यूटरी कमीशन बैठा गया अंडर चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन। इसीलिए इसका नाम साइमन कमीशन होता है, क्योंकि इसके जो चेयरमैन थे वो थे सर जॉन साइमन।
इस कमीशन में ये पाया गया कि एबॉलिशन ऑफ डायरकी, मतलब डायरकी यहाँ पे प्रॉपर फॉलो नहीं हो रहा था, जो हम पीछे पढ़े थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में कि जो रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफ़र सब्जेक्ट था वो यहाँ फॉलो नहीं हो रहा था, तो इसका एबॉलिशन किया गया। कम्युनल इलेक्टोरेट्स का कंटिन्यूएशन हुआ, जो कम्युनल इलेक्टोरेट्स फॉर्म किए गए थे इंडियन सिख्स, क्रिश्चियंस, इन सबों के लिए, वो कंटिन्यू किया गया। वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म किया गया, मतलब ये मीटिंग 3 बार हुआ था लंदन में। अब यहाँ पे कहा गया कि जो भी इसमें कमियां थी उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में सही किया जाएगा, कुछ सर्टेन चेंजेस करके। अब इसके बाद आता है कम्युनल अवार्ड। इन अगस्त 1932 रामसे मैकडॉनल्ड्स, ये ब्रिटिश के पीएम थे, कहें कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ भी किया जाए, मतलब जो माइनर्स हैं जैसे कि शेड्यूल कास्ट हैं, इनका भी रिप्रेजेंटेशन, जैसे सेपरेट इलेक्टोरेट्स के थ्रू इनको भी सेपरेट इलेक्टोरल दिया जाए। लेकिन यहाँ पे गांधी जी इसमें मना कर दिए थे। गांधी जी वॉज डिस्ट्रेस्ड ओवर दिस एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, और गांधी जी अनशन पे बैठ गए थे, फास्ट अनटू डेथ इन यशवर्धा जेल। वो यशवर्धा जेल में थे पूना में, और पूना में वो फास्ट पे बैठ गए थे कि इसे मॉडिफाई किया जाए। लेकिन कुछ एग्रीमेंट हुए उसमें, और फिर इंडियन कांग्रेस और उस जो क्लास हुआ था शेड्यूल कास्ट का, उसमें एग्रीमेंट हुआ, और उसे पूना पैक्ट, वो जो एग्रीमेंट हुआ था कांग्रेस और डिप्रेस्ड क्लासेस के बीच में। अब हमारा आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस एक्ट में बहुत सारे चेंजेस किए गए। इसमें 321 सेक्शंस और 10 शेड्यूल्स थे। इस एक्ट को कहा जाता है सेकंड माइलस्टोन टुवर्ड्स अ कंप्लीट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन किया गया एज कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट एज यूनिट्स। फेडरल लिस्ट फॉर सेंटर 59 आइटम थे, प्रोविंशियल लिस्ट फॉर प्रोविंसेस 54 आइटम थे, कंकरेंट लिस्ट में 36 जैसा हम बताएं। बचे हुए पावर्स वाइसरॉय को दिए गए। डायरकी को यहाँ से हटा दिया गया, डायरकी को हटा के प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लाया गया। एक्ट एज ऑटोनॉमस यूनिट, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन यूनिट, डायरकी को हटा के एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन यूनिट लाया गया। ये इफेक्ट हुआ था 1937 में और डिसकंटिन्यू हो गया था 1939 में, क्योंकि कांग्रेस वहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रही थी, तो इसका रोल वहाँ पे नहीं था। एडॉप्शन ऑफ डायरकी एट द सेंटर, ये भी डिड नॉट कम इन ऑपरेशन, मतलब ये भी ऑपरेशन में नहीं आया। यहाँ पे बाई कैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस, यहाँ पे बाई कैमरलिज्म हो गया, 11 में से 6 प्रोविंसेस में ये अप्लाई कर दिया गया, जैसे कि लेजिस्लेटर ऑफ बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस वर मेड बाई कमर्शियल bicameral consisting of a legislative council upper house and legislative assembly as lower house। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को और बढ़ाया गया। जैसे पहले था मुस्लिम्स को अपना राइट खुद है, हिंदूज को राइट खुद है, सिख्स को, क्रिश्चियंस को, यहाँ पे वुमेन और लेबर वर्कर्स को भी अपना राइट दिया गया, कम्युनल बनाया गया। इट एबॉलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया बाय द गवर्नमेंट एक्ट 1858 विद अ टीम ऑफ एडवाइजर्स। यहाँ पे 10% लोगों को और राइट दिया गया वोटिंग के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट हुआ टू कंट्रोल द करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री। इट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉट ओनली अ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बट ऑल्सो अ प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन। यहाँ पे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का यूपीएससी और प्रोविंशियल पीसीएस का मतलब है स्टेट पीसीएस, जो हमारे स्टेट्स करवाते हैं। इट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फेडरल कोर्ट, यहाँ पे पहला फेडरल कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था जो कि 1937 में हुआ था। अब आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली डिक्लेयर किए थे कि ब्रिटिश रूल अब इंडिया से वैनिश हो चुका है, मतलब वैनिश हो जाएगा 30 जून 1948 तक। और यहाँ पे जो भी पावर्स थे वो ट्रांसफ़र कर दिए गए थे इंडिया में जो बैठे हुए थे। मुस्लिम लीग यहाँ डिमांड कर रहा था पार्टीशन के लिए, मतलब पार्टीशन किया जाए पाकिस्तान इंडिया का 3 जून 1947 को। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फॉर्म्ड इन 1946। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फॉर्म हुआ 1946 में,
और यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया कि ये उन स्टेट्स पे अप्लाई नहीं होगा, उस पार्ट ऑफ कंट्री के अप्लाई नहीं होगा जो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ पे फ्रीडम दिया गया हर स्टेट को। The plan was accepted by the Congress and the Muslim League. Immediate effect was given to the plan by enacting the Indian Independence Act 1947. इसके फीचर्स हैं कुछ। इट एंडेड द ब्रिटिश रूल, मतलब यहाँ पे ब्रिटिश डिक्लेयर कर दिए थे कि अगस्त 15 1947 के बाद अब इंडिया में उनका रूल नहीं रहेगा। और पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड क्रिएशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान विल बी राइट टू सिटीज फ्रॉम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। यहाँ पे कॉमनवेल्थ क्या है? ग्रुप ऑफ कंट्रीज विच आर अंडर ब्रिटिश रूल बट नाउ दे आर सोवरेन, मतलब जो जो ब्रिटिश के अंडर रह चुके हैं, जो जो कंट्रीज़ अब वो आज़ाद हैं, वो कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा ले सकते हैं। तो यहाँ पे किया गया कि इंडिया और पाकिस्तान हिस्सा ले सकते हैं। और एबॉलिश किया गया ऑफिस ऑफ वॉइसरॉय का, जो ऑफिस ऑफ वॉइसरॉय बनाया गया था इंडिया में, उसको हटा दिया गया। डोमिनियन कैबिनेट बनाया गया। इट एम्पावर्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज ऑफ टू डोमिनियंस, मतलब टू डोमिनियंस टू फ्रेम एंड अडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देयर रिस्पेक्टिव नेशन, मतलब पाकिस्तान अपने नेशन के लिए कुछ भी बना सकता था और इंडिया अपने नेशन के लिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना सकता था। यहाँ पे फ्रीडम दिया गया इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को, जैसे कि जम्मू कश्मीर ना कि इंडिया में इन्वॉल्व होना चाहता था ना कि पाकिस्तान का पार्ट बनना चाहता था, तो उसे फ्रीडम मिला, वो इंडिविजुअली रह सकता है। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को फॉलो करने का रूल दिया गया जब तक कि दोनों डोमिनियंस अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते हैं। इट ड्रॉप द टाइटल ऑफ एम्परर ऑफ इंडिया फ्रॉम द रॉयल टाइटल्स ऑफ किंग ऑफ इंग्लैंड, यहाँ पे किंग ऑफ इंग्लैंड को एम्परर ऑफ इंडिया का टाइटल से हटा दिया गया। और यहाँ पे इट डिसकंटिन्यूड द अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज एंड रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, मतलब कि इसकी कमीशन पहले बन चुकी थी, यहाँ पे उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया पुराने वाले को। एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट 14-15 अगस्त 1947 द ब्रिटिश रूल केम टू एन एंड एंड पावर वॉज ट्रांसफर्ड टू द टू न्यू इंडिपेंडेंट डोमिनियंस इंडिया और पाकिस्तान। और इसके लॉर्ड माउंटबेटन बने पहले गवर्नर जनरल ऑफ न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया। इंडिया के पहले गवर्नर जनरल बने थे लॉर्ड माउंटबेटन। और यहाँ पे एक और पार्ट आता है रेड क्लिफ। रेड क्लिफ क्या होता है? बॉर्डर कमीशन। बॉर्डर कमीशन वो होता है टू डिसाइड बिटवीन बॉर्डर्स, जैसे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर हुआ था तो उसमें रेड क्लिफ कमीशन बैठा था कि बॉर्डर्स कहाँ से बनेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब अगला चैप्टर शुरू करेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनना शुरू हुआ। थैंक यू।